आज हम ओवेस्प टॉप 10 की 2025 वाली लिस्ट को डिकोड करने वाले हैं। जी। देखने में तो ये बस एक लिस्ट लगती है, पर असल में ये वेब सिक्योरिटी की पूरी कहानी बता रही है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक एनालिसिस पर बेस्ड है, जो दिखाता है कि खतरे कैसे बदल रहे हैं, और ये बदलाव बहुत कुछ कहते हैं। सही बात है। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। जो तस्वीर हमारे सामने है वो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के सबसे बड़े खतरों की एक आने वाली झलक है, एक तरह से भविष्य में झांकने का मौका। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पहले ही साफ कर देनी चाहिए। हाँ, बताइए। ओएसपी टॉप 10 की ये 2025 वाली लिस्ट अभी तक ऑफिशियल नहीं है। अच्छा। ये एक प्रपोज्ड लिस्ट है जो कम्युनिटी के ट्रेंड्स और सर्वे पर आधारित है। तो इसे पत्थर की लकीर न समझें, बल्कि एक तरह का क्या कहते हैं मौसम का पूर्वानुमान समझें। सही है। मतलब ये हमें बता रहा है कि तूफान किस दिशा से आ सकता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन भी यही है कि इन आने वाले बदलावों को समझें और देखें कि 2021 से अब तक क्या बदला है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये एक कहानी है। जी। तो शुरू करते हैं उस खतरे से जो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, आज भी नंबर 1 पर बना हुआ है। A01 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये सुनने में इतना सीधा साधा लगता है, फिर भी ये आज भी टॉप पर क्यों है? ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी गलती है जो हमें अब तक ठीक कर लेनी चाहिए थी। आपका सवाल ही इसका जवाब है। ये इसलिए टॉप पर है क्योंकि ये जितना सीधा लगता है उतना ही आम है। अच्छा। इसका मतलब बस इतना है कि सिस्टम ये ठीक से चेक नहीं कर पा रहा कि जो यूजर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसे वो करने की इजाजत है। आज के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में इतने सारे यूजर रोल्स होते हैं, एडमिन, सुपर एडमिन, एडिटर, व्यूअर, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाती है। अच्छा, तो इसका क्लासिक उदाहरण वही है जो हम सुनते हैं कि URL में यूजर ID इक्वल टू 123 को बदलकर यूजर ID इक्वल टू 124 कर दिया और किसी और के अकाउंट में पहुंच गए। हाँ, क्या ये वाकई आज भी काम करता है? हैरानी की बात है, लेकिन हाँ, ये आज भी बहुत आम है। इसे IDR यानी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहते हैं। ओके, लेकिन ये सिर्फ यूजर आईडी तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, आप एक नॉर्मल यूजर है और आपको किसी एडमिन ओनली API का URL पता चल जाता है, जैसे API डिलीट ऑल यूजर्स। बाप रे। अगर सिस्टम ये चेक नहीं करता कि इस API को कॉल करने वाला यूजर एडमिन है या नहीं, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये सिर्फ डेटा देखने के बारे में नहीं है, ये कुछ भी करने के बारे में हो सकता है। एग्जैक्टली। ये सिक्योरिटी का वो खुला दरवाजा है जिसे लोग अक्सर बंद करना भूल जाते हैं। तो डेवलपर्स के लिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक सिंपल सा रूल है, डिफॉल्ट रूप से मना करें। मतलब डिनाई बाय डिफॉल्ट। डिनाई बाय डिफॉल्ट। हर रिक्वेस्ट के लिए पहले ये मानकर चलो कि इसकी इजाजत नहीं है, और फिर अच्छे से चेक करो कि क्या इस यूजर को वाकई ये काम करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये तो हुई कोड के लॉजिक में गलती की बात, लेकिन आजकल खतरे तो सिर्फ कोड में नहीं होते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि लिस्ट में जो बड़े बदलाव हुए वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहाँ कहानी दिलचस्प होती है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक बहुत बड़ा जंप है, A02 सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये 2021 में 5वें नंबर पर था। और अब सीधा दूसरे पर, ये बहुत बड़ी छलांग है। 5वीं से दूसरा नंबर? ऐसा क्या हो गया? क्या हम अचानक से इतनी ज्यादा गलत सेटिंग्स करने लगे? इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाउड और डेवऑप्स। अच्छा। हम जितनी तेजी से नए सिस्टम बना रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से नई तरह की गलतियां भी कर रहे हैं। जैसे कि? जैसे किसी ने जल्दी में एक Amazon S3 बकेट बनाई, डेटा डाला और उसे पब्लिक पे सेट करके भूल गया। अरे, ये तो बहुत सुना है। या फिर डेवलपमेंट के समय इस्तेमाल होने वाला डीबग मोड प्रोडक्शन सर्वर पर भी ऑन रह गया, जिससे अंदर की सारी जानकारी लीक हो रही है। स्पीड के चक्कर में सिक्योरिटी पीछे छूट रही है। मैंने सुना है कि इसमें CI/CD पाइपलाइन से होने वाले लीक भी शामिल हैं। ये CI/CD पाइपलाइन क्या होती है और इससे लीक कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए कि CI/CD पाइपलाइन सॉफ्टवेयर बनाने की एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री है। ओके। कोड लिखा जाता है और फिर ये पाइपलाइन उसे अपने आप टेस्ट करती है, बनाती है और सर्वर पर डाल देती है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे सीक्रेट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे डेटाबेस का पासवर्ड, API कीज। राइट। कई बार डेवलपर्स गलती से इन सीक्रेट्स को कोड के साथ ही पब्लिक रिपोजिटरी जैसे गिटहब पर डाल देते हैं। ओह, मतलब आपने अपनी फैक्ट्री की चाबियां मेन गेट पे ही छोड़ दी। बिल्कुल वही। ये तो बहुत खतरनाक है।
और मुझे लगता है कि ये अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जो शायद इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला बदलाव है। जी, एक बिल्कुल नई एंट्री सीधा नंबर 3 पर, A03, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन फेलियर्स। बिल्कुल। ये आज के सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके की सच्चाई दिखाता है। आज कोई भी डेवलपर हर चीज खुद नहीं लिखता। सही बात है। हम सब ओपन सोर्स लाइब्रेरीज और पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझें कि आप एक शानदार केक बना रहे हैं, लेकिन आटा, चीनी, अंडे, ये सब आप बाजार से लाते हैं। हाँ, और आप भरोसा करते हैं कि ये सब सामान ठीक होगा। तो सप्लाई चेन अटैक का मतलब है कि कोई उस आटे में ही जहर मिला दे। एकदम सही। हमलावर अब सीधे आपके ऐप पर हमला नहीं करते। वे उस छोटी सी पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी को टारगेट करते हैं जिसे आप जैसे हजारों डेवलपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वे या तो उस लाइब्रेरी के असली डेवलपर का अकाउंट हैक कर लेते हैं और उसमें मिलिशियस कोड डाल लेते हैं, या फिर उसी नाम से मिलती जुलती एक नकली लाइब्रेरी बना देते हैं। जैसे टाइपो स्क्वाटिंग। हाँ बिल्कुल, जैसे पाइथन रिक्वेस्ट की जगह पाइथन रिक्वेस्ट्स। डेवलपर एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती करता है और हैकर का कोड आपके सिस्टम के अंदर। ये तो डरावना है, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम है। बिल्कुल। अच्छा, लिस्ट में एक और नई एंट्री है जो थोड़ी अजीब लगती है, A10, असाधारण स्थितियों को ठीक से न संभालना। इसका क्या मतलब है? ये उन क्या होगा अगर वाले सिनेरियोज के बारे में है जिन्हें डेवलपर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर कोई ये सोचकर कोड लिखता है कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन क्या होगा अगर नेटवर्क कनेक्शन टूट जाए? क्या होगा अगर यूजर कोई ऐसा इनपुट डाल दे जिसकी उम्मीद ही नहीं थी? मतलब ऐप का क्रैश होना ही एक वल्नरेबिलिटी बन सकता है? बिल्कुल। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां ऐप क्रैश होने पर स्क्रीन पर पूरा का पूरा एरर मैसेज दिखा देता है, जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन, स्ट्रिंग, पासवर्ड और अंदर की सारी जानकारी होती है। हाँ, या फिर किसी खास इनपुट से सिस्टम ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां वो हमेशा के लिए अटक जाता है, जिसे डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। ये वो बग्स हैं जो नॉर्मल टेस्टिंग में नहीं पकड़े जाते। और यही इन्हें खतरनाक बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए नए और बदलते हुए खतरे, लेकिन उन पुराने दुश्मनों का क्या, जिनसे हम सालों से लड़ रहे हैं, जैसे इंक्रिप्शन और इंजेक्शन? खत्म तो नहीं हुए, लेकिन उनकी जगह थोड़ी बदली है। जैसे A04, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स अब थोड़ा नीचे आ गया है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स पहले से बेहतर और सुरक्षित डिफॉल्ट्स के साथ आते हैं, लेकिन गलतियां अब भी होती हैं। किस तरह की गलतियां? जैसे कि पासवर्ड स्टोर करने के लिए MD5 जैसे पुराने और टूटे हुए हैशिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना। ओह, MD5 तो बहुत पुराना है। हाँ, आज के कंप्यूटर सेकंडों में MD5 हैश को क्रैक कर सकते हैं। या फिर अपनी वेबसाइट पर HTTPS ना लगाना। ये 2025 में क्राइम जैसा है। सही बात है। क्योंकि इसके बिना आपके यूजर्स का सारा डेटा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी सब प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करती है। और इंजेक्शन का क्या? मैंने सुना है कि हैकर्स कुछ अजीब सा कोड OR1=1 जैसा कुछ लिखकर लॉगिन कर लेते हैं। वो क्लासिक SQL इंजेक्शन है। क्या ये आज भी मुमकिन है? दुख की बात है कि हाँ, ये आज भी कई पुराने सिस्टम्स पर काम करता है। अच्छा। टेक्नोलॉजी जैसे ORM ने इसे काफी कम कर दिया है, क्योंकि वो डेवलपर्स को सीधे SQL क्वेरी लिखने से बचाती हैं। लेकिन इंजेक्शन का खतरा मरा नहीं है, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। मतलब अब हमें NoSQL इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन और हाल ही में जो सबसे बड़ा उदाहरण था, Log4 शेल जैसे खतरे देखने को मिलते हैं। Log4 शेल तो बहुत बड़ा था। हाँ, इन सब का मूल सिद्धांत एक ही है। आप बाहर से आने वाले डेटा पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं और उसे बिना साफ किए अपने सिस्टम में कमांड की तरह चला रहे हैं। और लॉगिन से जुड़ी समस्याएं, A07, ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, ये तो बहुत बेसिक लगता है। ये बेसिक है, पर सीधा यूजर अकाउंट से जुड़ा है। यहां सबसे बड़ी समस्या है क्रेडेंशियल स्टफिंग। मतलब वो लीक हुए पासवर्ड्स को ट्राई करना। हाँ, हैकर्स किसी एक वेबसाइट से लीक हुए लाखों यूजर नेम, पासवर्ड की लिस्ट उठाते हैं और उसे आपकी वेबसाइट पर ट्राई करते हैं। क्योंकि लोग अक्सर हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो उन्हें हजारों अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाता है। बिल्कुल, इसीलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब MFA इतना जरूरी है। ये क्रेडेंशियल स्टफिंग के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि कुछ समस्याएं सिर्फ कोड की एक लाइन में नहीं होती, नहीं, ये पूरे सिस्टम की सोच में होती हैं। क्या लिस्ट में ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, और यही वो खतरे हैं जिन्हें ठीक करना सबसे मुश्किल होता है, जैसे A06, असुरक्षित डिजाइन, इनसिक्योर डिजाइन। ये कोड लिखने से भी पहले की गलती है। ये बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में ही खामी होने जैसा है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, ये एक आम बग से अलग कैसे है? जरूर।
मान लीजिए एक वेबसाइट पर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और वो आपसे एक सिक्योरिटी सवाल पूछती है, जैसे आपकी पहली कार का नाम क्या था। ये जानकारी आसानी से सोशल मीडिया से मिल सकती है। ये कोड की गलती नहीं है, ये पासवर्ड रीसेट करने के तरीके की डिजाइन में ही खामी है। या फिर किसी को OTP डालने के लिए अनगिनत मौके देना। बिल्कुल, यहाँ कोड सही काम कर रहा है, लेकिन डिजाइन गलत है, जो ब्रूट फोर्स अटैक को दावत दे रहा है। इसे ठीक करने के लिए पूरा फ्लो दोबारा डिजाइन करना पड़ता है। समझ गई। और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है, 08 सॉफ्टवेयर और डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स। ये सप्लाई चेन वाले पॉइंट जैसा लगता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें एक बारीक सा फर्क है। क्या फर्क है? सप्लाई चेन आपके ऐप में इस्तेमाल होने वाले बाहरी पुर्जों के बारे में है, जबकि सॉफ्टवेयर और डेटा इंटेग्रिटी इस बात पर है कि क्या आप किसी भी डेटा या कोड पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आए। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जब आपका सॉफ्टवेयर एक नया अपडेट डाउनलोड करता है, तो क्या वो ये वेरीफाई करता है कि ये अपडेट सच में उसी कंपनी से आया है? डिजिटल सिग्नेचर से। हाँ, अगर ये चेक नहीं होता तो हैकर आपको एक मैलिशियस अपडेट भेजकर पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले सकता है। और आखिर में एक ऐसा खतरा है जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, A09 लॉगिंग और अलर्टिंग फेलियर्स। जी, तो इसका मतलब ये है कि हमला हो रहा है पर किसी को पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल। ये ऐसा है कि आपके घर में दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म सिस्टम लगा है, लेकिन वो बंद पड़ा है। अगर आपके पास इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि सिस्टम में क्या हो रहा है, तो आप हमले का पता कैसे लगाएंगे? और अगर लॉगिंग हो भी रही है, लेकिन उन लॉग्स को कोई देख नहीं रहा या उन पर कोई अलर्ट सेट नहीं है, तो भी वो बेकार है। तो अच्छी लॉगिंग और अलर्टिंग एक अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम की आंखें और कान होते हैं। बिल्कुल, बिना इनके आप अंधे और बहरे हैं। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो 2025 की ये लिस्ट हमें क्या बड़ा संदेश दे रही है? अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़कर देखें, तो संदेश साफ है। फोकस अब सिर्फ कोड की एक लाइन की गलती से हटकर बड़ी सिस्टम लेवल की समस्याओं पर आ गया है। 2025 की मानसिकता इन 4 बड़ी चीजों पर केंद्रित है। क्या है वो 4 चीजें? पहला, क्लाउड और डेवऑप्स की गलतियां। हमारी स्पीड ही हमारी दुश्मन बन रही है। दूसरा, सप्लाई चेन के हमले। अब हम सिर्फ अपने कोड के लिए जिम्मेदार नहीं है। तीसरा, डिजाइन लेवल पर सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी अब कोई बाद में जोड़ने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल, ये ब्लूप्रिंट का हिस्सा होनी चाहिए। और चौथा, हमलों का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना, मतलब डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। मतलब ये मानकर चलना होगा कि हमला होगा। हाँ, सवाल ये नहीं है कि क्या, सवाल ये है कि कब और हम कितनी जल्दी उसे पकड़ते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे श्रोता के लिए खास तौर पर दिलचस्प होगा। एक बग बाउंटी हंटर के नजरिए से इन बदलावों का क्या मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें 2025 में अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए? हाँ, ये लिस्ट बग हंटर्स के लिए एक खजाने का नक्शा है। सबसे कीमती टारगेट्स ये होंगे। बताइए। सबसे पहले, एक्सेस कंट्रोल से जुड़े बग्स, आईडोर और परमिशन से जुड़ी खामियां। ये आज भी नंबर 1 पर हैं। और API ऑथराइजेशन की कमजोरियां। आज हर मोबाइल ऐप, हर वेबसाइट APIs पर चलती है। यहाँ बहुत मौके हैं। और CI/CD पाइपलाइन से होने वाले लीक्स। बिल्कुल। गिटहब या गिटलैब में सीक्रेट्स ढूंढना, ये सोने की खान खोजने जैसा है। एक चाबी से पूरा खजाना मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर सप्लाई चेन से जुड़ी कमजोरियां, और आखिर में बिजनेस लॉजिक की खामियां। ये वो कमजोरियां हैं जो कोई ऑटोमेटेड स्कैनर नहीं ढूंढ सकता। मतलब जहां इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। हाँ, जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट पर डिस्काउंट कूपन को बार-बार इस्तेमाल करना। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, सिक्योरिटी अब सिर्फ कोडिंग के बाद की जाने वाली चीज नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट और हमले का पता लगाने तक पूरे डेवलपमेंट साइकिल का एक हिस्सा बन रही है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हर डेवलपर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल को सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? पहले हम पूछते थे, क्या मेरा लिखा हुआ कोड सुरक्षित है? ये सवाल आज भी जरूरी है, लेकिन अब ये अधूरा है। तो असली सवाल क्या है? 2025 का असली सवाल ये है कि मैं उस कोड को कितनी अच्छी तरह जानता हूं जो मैंने लिखा ही नहीं।